फिल्म की शुरुआत में फिल्म के अहम किरदार माइक को अपनी गर्लफ्रेंड से अलविदा कहते हुए दिखाने से होती है। माइक यूएस आर्मी में सोल्जर है और उसे अफगानिस्तान में एक मिशन पर भेजा जा रहा है। इस मिशन में माइक के साथ उसका एक पार्टनर टॉमी भी है। दोनों के नेचर एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत है। टॉमी काफी खुशमिजाज प्रवृत्ति का है तो दूसरी तरफ माइक काफी सीरियस नेचर का है। दोनों को किसी अफगानी आतंकी को मारने का मिशन दिया गया होता है। दोनों छिपकर उस आतंकी का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उस जगह कुछ लोग आते हैं। पता चलता है माइक और टॉमी को 60 साल के एक आतंकी सईद असफ को मारने का ऑर्डर दिया गया है। सईद वहां अपनी बेटी की शादी अटेंड करने आया था। माइक उसे मारने ही वाला होता है कि तभी दूल्हा और दुल्हन उसके और सईद के बीच में आ जाते हैं। माइक को ऊपर से ऑर्डर मिलता है कि दूल्हे को गोली मारकर बीच में से हटाया जाए, लेकिन माइक किसी इनोसेंट की जान नहीं लेना चाहता था। इसलिए वो अपने सीनियर से झूठ कहता है कि सईद उसके नजरों से ओझल हो गया है। तभी सईद के बॉडीगार्ड की नजर माइक और टॉमी पर पड़ती है और वे लोग इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिस वजह से माइक और टॉमी को मिशन कैंसिल करके वहां से भागना पड़ता है। लेकिन भागते भागते वे दोनों अपना जीपीएस डैमेज कर बैठते हैं और सईद के लोगों से बचने के लिए एक चट्टान के पीछे छिपकर बैठ जाते हैं। सईद के लोग चट्टान के पास आ ही रहे होते हैं कि तभी माइक दूसरी तरफ गोली चलाकर उनका ध्यान भटकाता है। माइक की तरकीब काम कर जाती है और वे लोग इन दोनों को ढूंढने दूसरी तरफ चले जाते हैं। उनसे अपनी जान बचाने के बाद दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। उन्हें वहां से 5 घंटे की दूरी पर स्थित एक गांव में जाने के लिए कहा जाता है ताकि वहां से उनकी टीम उन दोनों को पिक कर सके। रास्ते में टॉमी माइक को अपने बेटे की शरारतें बताकर उसे एंटरटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन माइक काफी सीरियस मुंह बनाए उसकी बातें सुन रहा होता है। टॉमी के बार बार पूछने पर माइक उसे बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है, लेकिन वह इसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। टॉमी उसे बताता है कि शादी के बाद शुरुआत के कुछ दिनों में एडजस्ट होने में कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत हो जाती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हवा के झोंके से उड़ता हुआ एक वार्निंग साइन बोर्ड उनकी तरफ आता है। उस पर लिखा होता है कि पिछले 40 सालों में उस जगह 3 करोड़ 30 लाख लैंडमाइंस छुपाए गए हैं। टॉमी उस बोर्ड को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि अपने दुश्मनों को इस जगह से दूर रखने के लिए यह आतंकियों द्वारा घड़ा गया एक झूठ है, लेकिन माइक उस बोर्ड को देखकर काफी चिंतित नजर आता है। टॉमी अपनी बातों को साबित करने के लिए बेफिक्र होकर रेगिस्तान में चलने लगता है। तभी एक बटन दबने जैसी आवाज होती है और अगले ही पल एक धमाका होता है। लैंडमाइन के फटने की आवाज से माइक कुछ देर के लिए बहरा हो जाता है, लेकिन ठीक होते ही वह टॉमी की तरफ उसकी मदद के लिए बढ़ता है। तभी फिर से एक बार बटन दबने जैसी आवाज होती है। माइक ने भी लैंडमाइन पर पैर रख दिया था। माइक देखता है कि टॉमी धमाके से जिंदा तो बच गया था, लेकिन वह अपने दोनों पैर खो चुका था। टॉमी इस वजह से अब जीने की आंश छोड़ चुका था। माइक उसे उसके बेटे की याद दिलाकर हिम्मत रखने के लिए कहता है। वह उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है ताकि दर्द से थोड़ी राहत मिले सके। इंजेक्शन लगाने के बाद टॉमी रेडियो की तरफ अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह दर्द की वजह से अपना शरीर नहीं हिला पा रहा था। माइक टॉमी की मदद करने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाने की बात करता है। वह कहता है कि शायद लैंडमाइन पुरानी हो और उसे कुछ ना हो। टॉमी उसे ऐसी बेवकूफी ना करने के लिए कहता है और उसे उसी जगह रोकने के लिए वह खुदकुशी करता है। मरने से पहले वह माइक से यह भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे वहां से जिंदा वापस लौटना होगा। माइक अपने दोस्त की मदद न कर पाने की वजह से काफी असहाय महसूस कर रहा था और गुस्से से चिल्ला रहा था। थोड़ी देर उस जगह खड़े रहने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वह एक औजार की मदद से टॉमी के पास पड़े रेडियो को अपनी ओर खींचता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी थी और एक्स्ट्रा बैटरी टॉमी के पास थी। माइक थोड़ा दिमाग लगाकर सोलर पावर की मदद से बैटरी चार्ज करता है और अपने सीनियर ऑफिस से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन उसके सीनियर्स कहते हैं कि फिलहाल वह जिस एरिया में है उस एरिया में रेत की तूफान होने की वजह से वह रेस्क्यू टीम वहां नहीं भेज सकते। आगे वे कहते हैं कि अगर सब ठीक रहा तो 52 घंटे बाद रेस्क्यू टीम उसे आकर वहां से निकाल लेगी। यह सुनकर माइक निराश हो जाता है। उसका सीनियर उसे एक और सुझाव देता है। वह उसे सावधानी से पास ही एक गड्ढा खोदकर उसमें कूदने के लिए कहता है। इसमें उसकी जान तो नहीं जाएगी, लेकिन हो सकता है कि उसे उसका पैर गंवाना पड़े। माइक रेस्क्यू टीम का इंतजार करने की ठान लेता है। वह अपने घड़ी में 52 घंटे का टाइमर लगाता है और डटकर माइन के ऊपर खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद माइक देखता है कि एक रेत का तूफान उसकी तरफ आ रहा है। वह जैसे तैसे करके खुद को माइन के ऊपर से हिलने नहीं देता। तूफान खत्म होने के बाद वह देखता है कि तूफान टॉमी की बॉडी को उसके नजदीक ले आया है।
इसका मतलब रेडियो की बैटरी भी उसके साथ साथ माइक के करीब आ गई थी। हालांकि अगले ही पल वह फिर से निराश हो जाता है जब वह देखता है कि रेडियो तूफान की वजह से उससे काफी दूर चला गया है। ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। प्यास के मारे माइक का गला सूख रहा होता है। एक बार उसके दिमाग में खुदकुशी करने का ख्याल भी आता है, लेकिन वह उस ख्याल को खुद पर हावी नहीं होने देता। तभी एक आदमी उसी की तरफ आता दिखाई देता है। वह आदमी जिगजैग पैटर्न में चल रहा था। माइक उसे लैंडमाइन के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह माइक के करीब आता है और उससे उसका पानी का बोतल मांगकर वहां से जाने लगता है। माइक उसे उसका रेडियो लाने के लिए कहता है, लेकिन वह माइक से मजाकिया अंदाज में कहता है कि अभी उसका गाना सुनने का मूड नहीं है और उसे उसका पैर आगे बढ़ाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। माइक का गला पूरी तरह सूख चुका होता है। पानी न होने की वजह से वह अपनी पेशाब पीने ही वाला होता है कि तभी एक छोटी बच्ची उसके पास आती है। उसके पास माइक की पानी की बोतल थी। वह बच्ची उसे वह बोतल देती है और पानी पीने के बाद माइक राहत की सांस लेता है। वह बच्ची बोल नहीं सकती थी, इसलिए वह इशारों में कहती है कि उसे अपना पैर आगे बढ़ाना चाहिए। माइक भी उसे इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि वह आगे कदम क्यों नहीं रख रहा है। माइक उसे इशारों से रेडियो लाकर उसे देने के लिए कहता है, लेकिन वह बच्ची माइक जो कहने कोशिश कर रहा था उसे समझ नहीं पा रही थी। फ्रस्ट्रेट होकर यही बात माइक उसे चिल्लाकर बताता है। इस वजह से वह घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। रात में ठंड से बचने के लिए माइक अपने आसपास आग लगाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है। उसे जंगली जानवरों की चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। वह खुद को व्यस्त रखने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखने लगता है। उसे उसमें एक वीडियो भी मिलता है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड उसे जल्दी से अपना मिशन पूरा कर वापस लौटने के लिए कह रही थी। यह देखकर माइक भावुक हो जाता है, क्योंकि उसे यह भी नहीं पता होता है कि वह दोबारा उसे देख भी पाएगा या नहीं। माइक अब काफी थक चुका होता है। उसे नींद आ रही होती है और उसकी जलाई आग भी बुझने लगी थी। आग बुझते ही जंगली जानवर उसे घेर लेते हैं। माइक उन्हें भगाने के लिए उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन इससे कुछ खास फायदा नहीं होता। एक जानवर टॉमी के मृत शरीर को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद एक जानवर माइक की तरफ बढ़ रहा होता है। माइक टॉर्च की मदद से उस पर गोली चलाता है। तभी उसकी तरफ बढ़ने वाले जानवर का पैर लैंडमाइन पर पड़ता है। इस वजह से हुए धमाके के कारण सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं। सुबह होती है और वही आदमी माइक के पास आता है जिसकी बेटी ने उसे पानी दिया था। वह आश्चर्यजनक नजरों से माइक को देख रहा होता है। वह माइक से कहता है कि वह बहुत नसीब वाला है जो कि अभी तक जिंदा है, वरना लैंडमाइन पर पैर रखकर भी जंगली जानवरों से बचना कोई आम बात नहीं है। माइक उसे कहता है कि शायद वह लैंडमाइंस की लोकेशन जानता है और जिस वजह से वह जिगजैग पैटर्न में चलता है, लेकिन इस बात से वह आदमी साफ इनकार करता है। वह कहता है कि उसे सिर्फ इतना पता है कि ऐसी जगह पर जिगजैग पैटर्न में चलना ज्यादा सेफ है। माइक फिर से उसे रेडियो लाकर देने के लिए कहता है। वह आदमी माइक के हाथ में रेडियो लाकर थमाता है और वहां से चला जाता है। माइक अपने घड़ी में लगाए टाइमर को देखता है। मदद पहुंचने में अभी भी 24 घंटे बाकी थे। धीरे धीरे अब माइक को भ्रम होना शुरू होने लगता है। वह देखता है कि टॉमी जिंदा हो गया है और उसे हिम्मत बनाए रखने के लिए हौसला देता है। थोड़ी देर बाद सूरज डूबता है और रात हो जाती है। माइक को उसे अपनी जिंदगी में की हुई सारी गलतियां याद आने लगती हैं। उसे पछतावा होता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर मिशन पर नहीं आना चाहिए था। कुछ देर बाद फिर से जंगली जानवर उसे घेर लेते हैं। माइक अंधाधुन उन पर गोलियां चलाता है किसी तरह से। वह यह रात भी लैंडमाइन पर खड़े खड़े गुजारता है। जब सुबह होती है तो जिन जिन जानवरों ने उस पर हमला किया था उनकी लाशें उसके चारों तरफ गिरी होती हैं। माइक ने काफी बहादुरी से खुद की रक्षा की थी। 45 घंटे बीत चुके होते हैं और अभी रेस्क्यू टीम आने में सिर्फ 7 घंटे बचे थे, लेकिन तभी रेडियो पर उसके सीनियर का मैसेज उसे मिलता है कि रेस्क्यू टीम को आने में और 17 घंटे लगने वाले हैं। माइक कहता है कि अब वह खुद को और नहीं रोक सकता। तभी उसका सीनियर उसे किसी से बात करने के लिए कहता है। वह माइक की गर्लफ्रेंड जेनी होती है। माइक जेनी से उसे छोड़कर जाने के लिए माफी मांगता है। इसके बाद उसे फिर से भ्रम होने लगता है कि जेनी उसके सामने सोफे पर बैठी है। वह उसके करीब जाना चाहता है, पर शरीर में ताकत न होने की वजह से वह वहीं गिरने लगता है। लेकिन तभी वही आदमी अचानक आकर उसे पकड़ता है। वह माइक के जख्मों पर मलहम लगाता है। वह माइक को बताता है कि एक बार उसने भी लैंडमाइन पर पैर रखा था, जिस वजह से उसे अपना एक पैर गंवाना पड़ा। वह आगे कहता है कि अपना पैर गंवाना अपनी पूरी जिंदगी गंवाने जैसा होता है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में उसकी बीवी और बेटी आई तब अपने आप पैर ना होने की कमी पूरी हो गई। जिंदगी में कुछ भी हो, हमें मूव ऑन करते रहना चाहिए। माइक उससे कहता है कि वह सचमुच लकी है कि उसके पास एक प्यारा परिवार है। इसके साथ ही वो उसकी बेटी की तारीफ भी करता है जो उसके लिए पानी लेकर आई थी। वो माइक को बताता है कि कुछ साल पहले जब वो और उसकी बेटी इस जगह से माइंस को टीन के डिब्बों से रिप्लेस कर रहे थे, तभी एक लैंड माइन पर उसका पैर पड़ने की वजह से वह मर गई।
वो उसे आगे कहता है कि उसे खुशी है कि उसकी बेटी उससे मिलने आई। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। जब वह वहां से जा रहा होता है तब माइक को उस आदमी की बेटी दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। माइक को फिर से भ्रम होने लगता है। उसे दिखाई देता है कि बचपन में कैसे उसके पिता उसकी माँ को मारा करते थे और वह असहाय होकर सिर्फ देख पाता था। इसके बाद उसे उसकी बीमार माँ अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी दिखाई देती है। आगे उसे गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हसीन पल भी याद आते हैं। तभी रेडियो से माइक के सीनियर की आवाज आती है। वह माइक से कहता है कि रेस्क्यू टीम उसे ढूंढने वहां से निकल गई है, लेकिन इसके लिए वह माइक को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भेजने के लिए कहता है। माइक अपनी लोकेशन बताने के लिए फ्लेयर निकालता है, पर इससे पहले वह फ्लेयर जला पाता। सईद के साथ ही उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों की वजह से माइक के पास ही पड़ी हुई लैंडमाइन फट जाती है। धमाके की वजह से फ्लेयर माइक के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। माइक उस आतंकियों पर पलटवार करना चाहता था, लेकिन कमजोरी की वजह से वह ठीक से निशाना नहीं लगा पा रहा था। तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड की याद आती है और इससे उसमें थोड़ी हिम्मत आती है। वह तुरंत रेत में गोलियां मारकर एक लैंडमाइन फोड़ता है। लैंडमाइन फटने की वजह से उसके और आतंकियों के बीच में एक धूल का बादल बन जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर माइक अपनी बंदूक उठाता है और उन दोनों को मार गिराता है। इस मुसीबत से तो माइक बच जाता है, लेकिन फ्लेयर अभी भी उसके पहुंच से दूर होती है। माइक को उस आदमी की लैंडमाइन को टीन के डिब्बों से रिप्लेस करने की बात याद आती है, जिसके बाद वह बचने की आखिरी कोशिश करने की सोचकर अपना पैर आगे बढ़ाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि लैंडमाइन नहीं फटता। जब माइक रेत को हटाकर देखता है तो उसे लैंडमाइन की जगह एक टीन का डिब्बा दिखाई देता है। उसके अंदर सैनिक का खिलौना देखकर उसे लगता है कि यह टीन का डिब्बा उस आदमी की बेटी ने लैंडमाइंस के जगह रखा होगा। 52 घंटों की इस मुसीबत से बचने के बाद माइक राहत की सांस लेता है। वह जमीन पर गिरकर रोने लगता है। इसके बाद वो फ्लेयर जलाता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। रेस्क्यू टीम उसे आकर ले जाती है। मूवी के अंत में माइक की गर्लफ्रेंड उसे एयरपोर्ट पर लेने आई होती है। माइक अपने घुटनों पर बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और प्रॉमिस करता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।